गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लाए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 4.3। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.3। 4.3 आपके एग्ज़ाम को लेकर बहुत मोस्ट है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक सवाल आपका 3 नंबर का ग्राफ का यहीं से पूछा जाता है 4.3 से। अभी आपको हम जब इसमें आपके इस 9th क्लास में अभी हम पढ़ेंगे केवल एक रेखीय समीकरण, यानी कि ओनली वन लीनियर इक्वेशन वाले ग्राफ। जैसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख ज्ञात कीजिए। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में 4 क्वेश्चंस है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। हम इन चारों क्वेश्चंस में आपके 4 लीनियर इक्वेशन है जिनका हम यहाँ पर इनको यूज़ करके ग्राफ बनाएंगे। कैसे बनाते हैं ग्राफ, आपको ये अच्छी तरह से है ना सीखना है। आपने 8 क्लास में भी है ना बनाया, लेकिन 8 क्लास में और 9th क्लास में थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर आपको अपने ग्राफ के लिए डाटा खुद को है ना बनाने होंगे, यानी कि इसका हमें कैसे करना है आपको 9th क्लास में ही सही तरह सीख लेना है, क्योंकि 10th में भी हम सेम तरीके से यूज़ करेंगे ग्राफ के। जो भी है ना प्रोसीजर आपका 9th में, वही 10th में आप यूज़ करोगे। तो इसलिए आपको यहाँ पर अच्छी तरह से है ना सीखना है। बस 9th और 10th में इतना डिफरेंस है कि आपके 9th में ओनली 1 इक्वेशन है और 10th में आपके 2 इक्वेशंस आएंगी। ओके, तो मेरी आपसे है ना सभी से एक ही है ना रिक्वेस्ट है कि इसको आप ध्यान से देखें। क्या करते हैं ग्राफ खींचने के लिए। अब मान लो आपके पास ये सामने आपके है लीनियर इक्वेशन x + y = 4। सबसे पहले हम इसके लिए एक टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टेबल। और ये टेबल कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, मैं अभी आपको और बताऊंगा। लेकिन पहले हम टेबल इसको हम बनाते हैं कैसे हैं, पहले मैं आपको वो चीज़ बता देता हूँ। टेबल बनाने के लिए आपको इस तरह से स्ट्रक्चर बनाना है, एक तरफ x और एक में y। तो कम से कम आपको 3 पॉइंट्स आपको निकालने हैं x एंड y के। कितने? कम से कम 3, मैक्सिमम 5 आप ले सकते हो, x एंड y। और इसको पर लिखना है टेबल 4, जिस लीनियर इक्वेशन की है वो। टेबल 4 x + y = 4। आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, मैंने थोड़े से ब्रॉड इसमें ले लिए। आपके पास टेबल मैंने स्ट्रक्चर हम बना लिया। अब इस टेबल में करेंगे क्या, इस x एंड y की वैल्यू कैसे निकलेंगी। आपकी जो ये लीनियर इक्वेशन है उसको काम में लेंगे, लीनियर इक्वेशन को काम में लेंगे। और इसको कैसे लेना है वो देखो। लेट अस सपोज आपने लीनियर इक्वेशन को काम में लिया और मैंने इस लीनियर इक्वेशन को x + y = 4, इसको मैंने सॉल्व किया। y = 4 - x। इसका मतलब ये है कि आपके ये एक लीनियर इक्वेशन को मैंने सॉल्व कर लिया है, y = 4 - x। तो आपको क्या करना है, x की वैल्यूज रखनी है और y की वैल्यू आपको मिलती जाएगी। x की वैल्यू वो रखनी है जो आपके ग्राफ के अकॉर्डिंग सूटेबल हो। क्लियर? वो कैसे, मैं अभी आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी देंगे जब हम इनको यूज़ करेंगे ग्राफ में। फर्स्ट मैं ले रहा हूँ लेट x = x की वैल्यू हम रखेंगे इफ़ x = -1। पहले मैंने क्या रखी है, x = आप कुछ भी रख सकते हैं होल नंबर में से, 0 1 2 3 4 5 या 0 -1 -2 -3 -5। लेकिन ध्यान रहे आपने सभी ने नंबर लाइन सीखा है, इस बात को ध्यान से देखना। नंबर लाइन सभी को जानते हैं, संख्या रेखा 0 1 2 3, यानी कि 1 2 3 -1 -2, राइट। मैं आपको बस यही बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप कुछ भी नंबर रखें, x की वैल्यू या y की वैल्यू रखें, वो आपके सीरीज में होनी चाहिए। या तो इस तरह से
-2 -1 0 1 2 3 या फिर 0 1 2 3। कहने का मतलब है एक ही सीक्वेंस में आपको रखना है, इस तरह से वैल्यू नहीं रखनी है। पहले आप -2 रखोगे, फिर 2 रखोगे, फिर बीच में 0 रख दोगे। इस तरह से आपका है ना ग्राफ थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है। सीक्वेंस में रखना है, अगर पहले -2 रखनी है तो पहले -2 रखोगे, फिर 0 रखनी है 0 रखो, फिर 2 रखना है तो 2 रखो, आपकी चॉइस है। क्लियर है? तो कहने का मतलब है कि आपको जो भी वैल्यू रखोगे वो आपको किस में रखनी है, सीक्वेंस में। मैं यहाँ पर x की वैल्यू -1 ना रख कर क्या रख रहा हूँ, -2। तो मेरे पास y वैल्यू आ जाती है y = 4 -2। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो y = 4 माइनस माइनस प्लस 4 + 2 = y की वैल्यू क्या आ गई, 6। आपने फर्स्ट वैल्यू निकाल चुके हैं टेबल के, x = -2 y = 6। आया समझ में? इसी तरह से हम सेकंड वैल्यू निकालेंगे। अब मैंने रखा है x की वैल्यू को 0, x की वैल्यू को क्या रखा है, 0। देन y की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम निकाल रहे हैं सेकंड वैल्यू। आपके पास इक्वेशन है y = 4 - x, y = 4 - x। x की वैल्यू आपने 0 रखी तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 4। तो आपने इसको टेबल में पुट कर दिया है, x की वैल्यू आपने 0 रखी एंड y की वैल्यू आपके पास आई है 4, राइट। अब हम थर्ड वैल्यू जो हमें लास्ट फाइंड करनी है वो है, अब हम x की वैल्यू, मैंने सीक्वेंस भी सेम रखा है, 2 2 का गैप भी रखा है, ठीक है। यही आपको करना है, गैप भी सेम होना चाहिए, या तो आपका 2 का गैप रखो या 1 का या फिर 4 का, लेकिन गैप वही रखना है जो आप अपने ग्राफ पेपर पर उनको लिख सको। तो आपको y = 4 - 2 एंड y की वैल्यू क्या आ जाती है, फिर आपके पास 2, y की वैल्यू क्या आ गई, 2। ये मेरे पास तीनों वैल्यू मैंने फाइंड कर ली है। x की वैल्यू हमने रखी है 2 एंड y की वैल्यू आपके पास आई है 2। ये मेरे पास x की वैल्यू एंड y की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली है मिनिमम 3। आपको भी यही करना है पर क्वेश्चंस में। x की वैल्यू -2 0 2 6 4 2। अब चलते हैं इसका हम इस ग्राफ कैसे बनाएंगे इस टेबल से। पहला काम क्या है, आपको दी हुई लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले टेबल बनानी है। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे x + y = 4 के लिए सारणी, ठीक है। टेबल यानी सारणी, ठीक है। और सभी को इसी तरह से आपको x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू रखकर आप y की वैल्यू या x की वैल्यू निकाल सकते हैं। और इस तरह से कम 3 पॉइंट निकाल कर आपको एक ग्राफ के लिए, ग्राफ तैयार करने से पहले एक सारणी बनानी होगी। ये चीज़ उम्मीद करता हूँ जितना मैंने अभी आपको समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। x की वैल्यू -2, y वैल्यू 6 एंड x वैल्यू 0, y वैल्यू 4 एंड x वैल्यू 2 एंड y वैल्यू 2। अब चलो इसको हम बनाते हैं आपके ग्राफ पेपर पर। तो हम शुरू करते हैं ग्राफ को। ये हम लाए हैं आपके लिए ग्राफ पेपर लाइव पे। तो आपको करना क्या है, आपके पहले पूरे ग्राफ पेपर को 4 क्वाड्रेंट में यानी कि 4 क्वाड्रेंट यानी कि 4 चतुर्थांशों में इस तरह से बराबर बराबर आपको बांट लेना है। ये आपका है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका है सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका है थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका है फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। फिर यहाँ पर आपको ये आपका x एक्सिस है, ये आपका x' एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, ये आपका y' एक्सिस। मेक श्योर कि ये सारे लेटर आपके कैपिटल में लिखे होने चाहिए। किस में लिखे होना चाहिए? कैपिटल में। ये मैंने आपको सर्किल मार्क किए, लेकिन आपको ऐसे सर्किल मार्क नहीं करना, मुझे आपको बताना है कि आपके कैपिटल में लिखे होने चाहिए। x एक्सिस की तरफ आपके पॉजिटिव साइन वाले नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 जहाँ तक आपका ये कंप्लीट होता है वहाँ तक पूरा लिखना होता है। ऐसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 इस तरह से आपको लिखना होगा। फिर हम चलेंगे y एक्सिस की साइड पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जहाँ तक आपका जाता है वहाँ तक आपको कंप्लीट करना है। ऐसे ही -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 ये आपके -10 इस तरह से आपको ये शो करने हैं।
एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश पर। क्लियर। अब चलते हैं हम इसको, ये आपको 4 क्वाड्रेंट में आपने डिवाइड कर लिए। अब हमें शो करनी है, आपने जो टेबल बनाई है उसको ग्राफ पेपर पे। मैंने आपको बताया था कि इसको जो हमने सॉल्व किया है, सॉल्यूशन किया है, वो आपको करना कैसे। आपके ये इस तरह से, मेरे पास दोनों तरफ है, लेकिन आपके पास क्या होगा, एक साइड में आपके इस तरह से ब्लैंक होगा और दूसरी तरफ क्या होगा। तो आपको जो आपने कैलकुलेशन की है, आपके ग्राफ पेपर के दूसरी साइड, आपके दोनों साइड ग्राफ पेपर और ये सामने वाला लाइनिंग नंबर, यहाँ पर कैलकुलेशन होनी चाहिए। जो मैंने आपको अभी सामने स्क्रीन पर सॉल्व करके दी है, तो वो कैलकुलेशन आपको यहाँ पर लिखनी है, इस वाले प्लेन पेपर पे। ठीक है, पूरी आपकी टेबल एंड कैलकुलेशन सामने वाले पेज पर होनी चाहिए, ग्राफ के सामने वाले पेज पर या फिर पीछे वाले पेज पर, जिसका भी आप ग्राफ बनाते हो। हमने कैलकुलेशन पहले कर चुके हैं, टेबल पहले बना चुके हैं, तो अब हम यहाँ पर टेबल नहीं बनाएंगे, उसी टेबल को हम काम में लेंगे और यहाँ पर हम बनाएंगे ग्राफ को। मैं आपके लिए ग्राफ पेपर इसलिए लाया हूँ कि आपको सब चीज़ अच्छी तरह से समझ में आए कि आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए, क्या गलती आप करते हो। तो हम चलते हैं ग्राफ पेपर पर। हमने आपकी पहली वैल्यू ली थी जो, उसकी बात कर लेता हूँ मैं। पहली वैल्यू x पर आपके पास -2 है एंड y पर 6 है। पहली वैल्यू क्या है, x पर -2 एंड y पर 6। चलो इसको हमें ड्रॉ करते हैं। मैंने बोला था x पर -2 आपके पास है, ये रहा -2 और एंड आपको जाना है y पर 6। 1 2 3 4 5 6। तो एज यूजुअल पहले मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ। हमने लिया है x पर -2 एंड y पर 6। इसका मतलब क्या है, कोऑर्डिनेट आपके बन गए -2 एंड 6। यहाँ से भी आप मालूम कर सकते हो कि आपका जो ये दोनों कोऑर्डिनेट है x एंड y के, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, माइनस प्लस। कौन से में आएंगे, माइनस प्लस। इट मीन्स ये आपके जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, जहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं। तो इसको हमें इस पे मेंशन करना है, x पर -2 एंड y पर 6। तो ये आपके पास आ गया। इसको शो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। शो कैसे करेंगे, x पर -2 एंड y पर 6, जहां पर ये दोनों कोऑर्डिनेट मीट करते हैं, वहां पर आपको एक छोटा सा पॉइंट लगाकर फिर उसको क्या करना है, सर्किल। आपको मिल चुका है आपका फर्स्ट पॉइंट x -2 एंड y 6। उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आपको समझ में बैठा होगा। अब हम चलते हैं आपके दूसरे पॉइंट की ओर। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है आपका x0 y4। दूसरा पॉइंट क्या है, x0 y4। तो इसको शो करते हैं x0 और y4। हमने दूसरा पॉइंट लिया है x0 एंड y4। x आपके पास 0 है एंड y4 यहाँ पर आ गया, y एक पॉइंट लगाया जहाँ पर दोनों कोऑर्डिनेट मीट किए, और ये आपका सेकंड पॉइंट आ गया। आपका थर्ड पॉइंट आपका है 2 एंड 2, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 2। तो हम चलते हैं थर्ड पॉइंट को शो कर। थर्ड पॉइंट x वैल्यू 2 एंड y वैल्यू ऑल्सो 2। x अब हम x आपके पास 2 एंड y वैल्यू 2। इस तरह से आपको तीनों पॉइंट आपने शो कर लिए। अब आपको करना क्या है, इन तीनों पॉइंट्स को स्केल से एक आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, तीनों को मीट करते हुए। ध्यान रखें, ये तीनों पॉइंट आपके मीट होने चाहिए, वो भी सिंगल स्ट्रोक में। आपको डबल पेंसिल यूज़ नहीं करनी है इसमें, और आपको डबल पेंसिल यूज़ नहीं करनी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, केवल एक ही लाइन में आपको इस तरह से ये बड़ी सी लाइन आपको ड्रॉ करनी है, स्ट्रेट लाइन। और इस तरह से आपका ग्राफ बन चुका है आपके फर्स्ट क्वेश्चन का। इस पे आपको करना क्या है, आपके जो आपका पहला पॉइंट आया था ये,
इसको मैंने नाम दे दिया है ए, इसको नाम दे दिया है बी, इसको नाम दे दिया है सी। क्लियर? इसके कोऑर्डिनेट आपको लिखने, ये आपके पास कोऑर्डिनेट था -2 और 6। बी के कोऑर्डिनेट आपके थे x पर 0 था, y पर आपके पास 4। सी के कोऑर्डिनेट x पर 2 और y पर 2। इतना करने के बाद आपको एक काम और करना है, ये लाइन जिस इक्वेशन की है उस इक्वेशन को लिखना है x + y = 4। क्लियर? ये आपको इस तरह से हमने अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है ग्राफ पेपर का। मैं फिर से रिपीट करूंगा, इसकी कैलकुलेशन इसके सामने वाले पेज पर होनी चाहिए, जो हमने सामने की है, पहले हम कर चुके हैं स्क्रीन पर। तो वो आपकी कैलकुलेशन सामने वाले, जहां हम बनाएंगे ये वाला ग्राफ, उसके सामने वाले को, उस पर आपको क्वेश्चन भी लिखना होता है, टेबल भी बनानी होती है एंड आपको उसको सॉल्व करना होता है। क्लियर? ये हमारे पास बन चुका है ग्राफ, लेकिन अभी भी इसमें एक कमी है स्केल की। किसकी? स्केल की। स्केल जहाँ पे भी आपको खाली जगह दिखे, चाहो तो इस वाले क्वाड्रेंट पर, चाहे इस वाले क्वाड्रेंट पर, चाहे यहाँ पर। हम बेसिकली क्या करते हैं, स्केल हम ऊपर वाले क्वाड्रेंट पर लिखते हैं। स्केल लिखना बहुत जरूरी है, इसके मार्क्स है। स्केल हिंदी में बोलते हैं पैमाना। दोनों लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ स्केल कैसे लिखेंगे, और ये सारा काम पेंसिल से ही होना चाहिए। लेकिन जो कैलकुलेशन आप व्हाइट पेपर पे करोगे सामने वाले पेपर पर, वो पेन से होगी, कैलकुलेशन पेन से होगी, टेबल आपकी पेन से बनेगी, लेकिन ग्राफ आपका पेंसिल से ही बनेगा। और सिंगल लाइन में आपको ये बनाना है, सिंगल स्ट्रोक में, डबल पेंसिल आपको यूज नहीं करनी है। उम्मीद करता हूँ बैठा होगा। अब स्केल कैसे लिखना है, स्केल आपको दोनों एक्सिस पर लिखना है। आपके पास आता है फर्स्ट एट एक्स एक्सिस, सभी के लिए स्केल यही होगा, एट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर आपके पास क्या जा रहा है, 1 यूनिट का आपके पास गैप डिफरेंस है, तो हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। ओके, हिंदी में हम बात करें एक्स अक्ष पर, हिंदी में पैमाना कैसे लिखेंगे, एक्स अक्ष पर आपका पैमाना आ जाता है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। जहां पर भी आपको खाली जगह दिखे वहां पैमाना आप लिख दो, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। इसी तरह से आपको एट वाई एक्सिस पर लिखना है, एट वाई एक्सिस, यानी कि पैमाना वाई अक्ष पर। सेम आ जाएगा वाई एक्सिस पर भी, 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। अगर आपके पास यूनिट रुपीज में तो रुपीज लिखोगे, अगर कुछ और है तो उसको भी लिखोगे। लेकिन हमारे यहाँ पर ना तो रुपीज है, ना कुछ है, ना लीटर है, ना mm है, तो हमें केवल यूनिट लिख रहे हैं। अगर यहाँ पर यूनिट आपको गिवन है तो आप वो भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो 1 सेंटीमीटर = 1 इकाई। इस तरह से आपको लास्ट में ये पैमाना यूज करके आपको अपने ग्राफ को कंप्लीट करना है, और इसमें कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपके पेज को 4 इक्वल क्वाड्रेंट में डिवाइड करना है, x डैश y y डैश, फिर आपको 1 2 3 4 जहाँ तक कंप्लीट होता है वहाँ तक आपको ये नंबर डालने हैं। x एक्सिस की साइड प्लस में, x डैश की साइड माइनस में, ऐसे ही y की साइड प्लस में एंड y डैश की साइड माइनस में। फिर आपने आप जो भी लीनियर इक्वेशन को आप शो करना चाहते हैं उसके एक टेबल बनाएंगे, जैसे हमने पहले समझा चुके हैं। फिर उस टेबल से जो आपको x एंड y की वैल्यू आपको मिली है, कोऑर्डिनेट्स मिले हैं, उनको आपको शो करना है। मैंने बोला था मिनिमम 3 पॉइंट्स और मैक्सिमम 5 पॉइंट्स। अब देखो, मैंने आपको एक लाइन बोली थी कि आपको जो भी नंबर लेने हैं ना वो सीक्वेंस में लेने होंगे। अगर आप बीच में मान लो पहले 0 लेते, फिर आप 2 लेते, फिर आप -2 लेते, तो आपके पास A पॉइंट यहाँ आता, B पॉइंट यहाँ आता, फिर C पॉइंट यहाँ पे आता, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए पहले आपको सीक्वेंस में लेना होगा, और गैप डिफरेंस भी सेम ही रखना। पहले हमने -2 लिया था x पर, फिर हमने 0 लिया, फिर हमने 2 लिया। इस तरह से हमारे तीनों पॉइंट सीक्वेंस में आपको मिल चुके हैं, A, B और C। यही वजह थी कि मैंने आपको बोला था कि आपको जो भी पॉइंट आप लें, जो भी वैल्यू आप रखें वो सीक्वेंस में रखें, और गैप डिफरेंस भी
सेम हो। इसी के साथ ही आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। ये हमने बात की थी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, ये कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हमें सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन का ग्राफ बनाना है। उससे पहले आपको सेकंड क्वेश्चन की टेबल, थर्ड क्वेश्चन की टेबल एंड फोर्थ क्वेश्चन की टेबल पहले ही आपको बनाकर रखनी होती है। यानी कि टेबल कैलकुलेशन आप यहाँ पर करेंगे सामने वाले पेज पर, यानी कि वाइट पेपर पर। मेरे पास वाइट पेपर यहाँ पर नहीं है, मेरे पास दोनों तरफ ग्राफ पेपर वाला है। तो आपके पास जो आप मार्केट में लोगे तो एक साइड आपको व्हाइट पेपर और इसके सामने आपको क्या मिलेगा, ग्राफ पेपर मिलेगा। क्लियर है? तो आपको व्हाइट पेपर पर सेकंड क्वेश्चन की कैलकुलेशन, यानी कि फर्स्ट के सेकंड क्वेश्चन की कैलकुलेशन पेन से करनी होती है। क्लियर? चलो मैं आपको इसी में ही बता देता हूँ कैलकुलेशन आप कैसे करोगे सेकंड क्वेश्चन के लिए। मैं यहाँ पर पेंसिल से यूज कर रहा हूँ, आपको पेन से यूज करना है। किससे यूज करना है? पेन से। आपका चलते हैं सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन आपका बोल रहा है x माइनस वाई इक्वल टू 2। सेकेंड क्वेश्चन आपका है x माइनस वाई इक्वल टू 2। सेकेंड क्वेश्चन आपका बोल रहा है x माइनस वाई इक्वल टू 2। मैं इसको यहाँ पर कैलकुलेट करके बता रहा हूँ एक क्वेश्चन को कि आपको कैसे करना है सामने वाले वाइट पेज पर। तो आपको पहले इसको सॉल्व करना है। x इक्वल टू 2 प्लस वाई, x इक्वल टू 2 प्लस वाई, मेरी इक्वेशन मैंने सॉल्व कर ली है। अब आपको बनानी है टेबल 4 x माइनस वाई इक्वल टू 2। आपने टेबल किसके लिए बनाई है? आप ये स्केल से भी सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। x एंड y, हम इसके 3 वैल्यूज लाएंगे 1, 2 एंड 3। वन, टू एंड थ्री वैल्यूज लाए हैं। फर्स्ट कैलकुलेशन आपकी होगी इफ। अब हम इसमें क्या करेंगे, y की वैल्यू को रखते जाएंगे, x की वैल्यू हमें मिलती जाएगी। मैंने y की वैल्यू को रखा है इफ y इक्वल टू, फर्स्ट मैंने रख लिया -4। क्या रखा है? -4। आप कुछ भी रख सकते हैं। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x इक्वल टू 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 एंड x वैल्यू आपको मिलती है -2। आपने x की वैल्यू -2 मिली कब? जब आपने y की वैल्यू को -4 रखा। इस तरह से टेबल में साथ के साथ आपको फिल करते जाना है। सेकेंड आपकी वैल्यू आती है इफ y इक्वल टू 0। मैंने क्या रख लिया? y इक्वल टू 0। मैं 4 का डिफरेंस ले रहा हूं। देन x इक्वल टू 2 माइनस 2 प्लस 0, 2 प्लस 0। तो x की वैल्यू आपको मिल जाती है 2। x की वैल्यू 2 मिली कब? जब आपने y की वैल्यू क्या रखी? 0। थर्ड इफ y इक्वल टू 4, थोड़ा सा स्मूथली करना है। थर्ड है आपके पास इफ y इक्वल टू 4। मैंने 4 का गैप डिफरेंस लिया है। देन x आपके पास आ जाता है 2 प्लस 4। x की वैल्यू आपके पास आ जाती है 6। x की वैल्यू आपके पास आ गई 6। x की वैल्यू 6 कब? जब आपके पास y इक्वल टू 4। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब हमारे पास ये टेबल है, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू -2, y वैल्यू -4, x वैल्यू 2, y वैल्यू 0, x वैल्यू 6 एंड y वैल्यू 4। तो ये मैंने स्क्रीन पर सॉल्व नहीं किया, मैंने आपको सामने वाले व्हाइट पेज पर, यानी कि मेरा व्हाइट पेज नहीं है लेकिन आपके लिए ये व्हाइट पेज है और ये कैलकुलेशन आपकी पेन से ही होनी चाहिए और टेबल भी पेन से बनेगी। लेकिन जो सामने वाले पेज पर काम होगा वो आपका पेंसिल से होगा। किससे होगा? पेंसिल से। तो हम चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ को बनाते हैं। x की वैल्यू -2 एंड y वैल्यू -4। हमने
इसको पहले से ही उसी पेज को मैंने काम में लिया है, उस पहले वाले ग्राफ को रख करके आप वीडियो में देख सकते हैं पहले वाले ग्राफ को भी कि आपने कैसे किया। तो x आपको वही काम करना है, पूरे पेज को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है और फिर उसके बाद आपको इसको सॉल्व करना है। क्लियर? x की वैल्यू आपके पास है x वैल्यू -2, y वैल्यू -4। मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको, x वैल्यू -2 एंड y वैल्यू -4। -2 और -4 दोनों माइनस माइनस के यानी कोऑर्डिनेट है, तो आपके ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे और ये आपके पॉइंट आ गया फर्स्ट वाला पॉइंट। क्लियर? एक पॉइंट लगाया और फिर आपने उसको सर्किल किया, जहाँ पर ये दोनों पॉइंट मिलते हैं वहाँ पर हमने दोनों को मीट किया और उसको हमने सर्किल किया। क्लियर? अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट को ड्रॉ करने। सेकंड पॉइंट x वैल्यू 2 है एंड y वैल्यू 0। x की वैल्यू कहाँ पर है? 2, x वैल्यू मेरे पास 2 एंड y वैल्यू 0। तो ये आपके पास y की वैल्यू 0, तो आप इसको यहाँ पर शो करोगे 2 पर। एंड थर्ड पॉइंट आपके पास है 6 एंड 4। 6, x की वैल्यू 6 एंड y की वैल्यू 4, ये आपके पास। फिर आपको क्या करना है, इन तीनों पॉइंट्स को एक ही लाइन से मिला देना है। एक लाइन से मतलब है सिंगल स्ट्रोक, डबल पेंसिल आपको यूज नहीं करनी है। तीनों पॉइंट्स को बिल्कुल सावधानी से आपको मिलाना है स्केल से। इसको थोड़ा सा बाहर निकालते हुए। क्लियर? इस तरह से मेरी ये आपके पास ग्राफ की लाइन मिल चुकी है। ये आपके पास आपको ग्राफ की लाइन मिल चुकी है। अब मैं इसको पॉइंट की नेम दे देता हूँ ए। इसके कोऑर्डिनेट है मेरे पास x -2, y -4, b x वैल्यू 2 एंड y 0, x वैल्यू c पॉइंट और इसमें x की वैल्यू क्या है 6 एंड y की वैल्यू 4। इस तरह से कोऑर्डिनेट आपके हो गए। और ये इक्वेशन, ये लीनियर लाइन है जो आपकी, ये कौन सी इक्वेशन की है वो आपको इसमें लिखनी है, x - y = 2, x - y = 2। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये ग्राफ समझ में बैठा होगा। ये हमने सेकंड क्वेश्चन किया है, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। आपके बाकी के क्वेश्चन भी सेम होंगे, लेकिन अभी ये हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। हमारा कंप्लीट होगा इसके लिखने के बाद। कब कंप्लीट होगा? इसके लिखने के बाद। एट x एक्सिस स्केल यानी पैमाना 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। हिंदी मीडियम वालों को मैं पहले ही बता चुका हूं कि आपको स्केल कैसे लिखना है। वही आएगा एट y एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। इस तरह से स्केल लिखकर आपको ये कंप्लीट करना है आपका कंप्लीट ग्राफ। ये y एक्सिस से आपको ऊपर तक ले जाना है। कहां तक ले जाना है? ऊपर तक। मेरा ग्राफ पेपर यहीं तक काम आ रहा है ये, क्योंकि यहां पर मेरे पास मेरा ग्राफ पेपर यहां तक है बस। ये ऊपर वाला वेस्टेज है, तो इसलिए मैंने इसको काम में नहीं लिया। आई बात समझ में? आपके जब मार्केट से आपका स्टूडेंट वाला ग्राफ पेपर मिलेगा तो वह ऐसा नहीं होता। क्लियर है? तो आपको ऊपर तक लेना है। ऊपर तक आपके बहुत सारी लाइन आएंगी, शायद आपके 13 तक भी जाए, 14 तक भी जाए, अगर आपके पास बड़ा ग्राफ पेपर है तो वो कंप्लीट लिखना है आपको। मेरे पास 10 तक आई है तो मैंने 10 तक ही लिया है, -10 एंड +10। इस तरह से मैंने फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट किया है। ये हमारे पास इसका ग्राफ है। तो इसी तरह से आपको फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन एंड फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन आपको खुद को ही कंप्लीट करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। लेकिन मैं आपकी एक मदद कर सकता हूं, यहाँ पे आपको टेबल जनरेट करके बता देता हूं स्क्रीन पर, इस स्क्रीन पर जैसे कि हमें करना है। लेकिन ग्राफ को आपको खुद ही मेंशन करना होगा। क्लियर? अगर फिर भी आपको उसके ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपको इस वाले क्वेश्चन का ग्राफ बनाने में क्या दिक्कत आई और आपने क्या किया। क्लियर? तो हम चलते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन की ओर। हम केवल टेबल जनरेट करेंगे, उस टेबल से ग्राफ आपको खुद को बनाना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, उस टेबल से आपको खुद को ग्राफ बनाकर देखना है। और ये बहुत जरूरी है कि आप चारों क्वेश्चन अपने हाथों से एक बार जरूर करें, फर्स्ट क्वेश्चन के चारों क्वेश्चन। हालांकि इसमें 4.3 में
और भी क्वेश्चन है जिनके हमें है ना ग्राफ बनाने होंगे, उनमें भी मैं आपकी हेल्प करूंगा टेबल बनाने तक, लेकिन ग्राफ आपको खुद को ही बनाना होगा और फिर उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे जिनके आंसर्स आपको देने हैं। ग्राफ बनाना मत भूलें, उनकी बार बार आपको अच्छी तरह से कोशिश करनी है, प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपको 10th क्लास में कोई दिक्कत नहीं आए। तो हम चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हम क्वेश्चन नंबर 2 कर चुके हैं ग्राफ पेपर पर। इसकी कैलकुलेशन भी मैंने ग्राफ पेपर पर आपको बता चुका हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा y = 3x, y = 3x। इसकी मैं आपको टेबल बनाकर बता देता हूँ कि इसकी टेबल कैसे बनाएंगे। टेबल फॉर y = 3x। x एंड y। तो आपने क्या किया है, कैलकुलेट करें इसको। हम x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू आपको मिलती जाएगी। इफ x = 1, मैंने क्या रखी है, चलो एक वैल्यू माइनस में रखते हैं, x = -2, देन y वैल्यू क्या आ जाएगी 3 × -2 एंड y आपको मिल जाती है -6। क्लियर। x की वैल्यू आपने रखी है -2 एंड y वैल्यू आपको मिली है -6। सेकंड वैल्यू की बात करें, इफ x = 0, मैं 2 का गैप डिफरेंस ले रहा हूँ, देन y वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है 3 × 0, तो y वैल्यू ऑल्सो क्या 0, x वैल्यू 0, y वैल्यू 0, तो ये आपका पॉइंट किस पे जाएगा, कोऑर्डिनेट पर, सॉरी और ओरिजिन पॉइंट पर, यानी कि मूल बिंदु पर। x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट आपके मूल बिंदु पर यानी कि और ओरिजिन पॉइंट पर आपको शो हो जाएगा। कहाँ पर, जैसे कि हमने, अगर मैं ये लेता हूँ तो मान लो एक पॉइंट आपका यहाँ पर आएगा और दूसरा पॉइंट आपका इस वाले पॉइंट पर आ जाएगा 0 0। क्लियर। जब आप इसको शो करेंगे, अगर आपको लगता है आपको ये 0 0 नहीं लेना है तो आप इसको हटाकर दूसरी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन गैप डिफरेंस सेम होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन, सॉरी थर्ड वैल्यू मैं रख रहा हूँ x = 2। इफ x = 2 देन y वैल्यू आपके पास आ जाती है 3 × 2 एंड y = 6। मैंने आपको टेबल बनाकर दे चुका हूँ, आप अपनी खुद की टेबल भी ले सकते हैं कुछ भी, और ये वैल्यूज को आप अपना ग्राफ पेपर बनाकर देखें। अगर इसमें कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 3 = 2x + y। तो पहले तो हमें इसको सही करना पड़ेगा। हम इसको सही करने का मतलब है कि हमें इक्वेशन को लिखना है 3 - 2x = y, यानी कि x की वैल्यू रखते जाओ एंड y की वैल्यू आपको मिलती जाएगी। ये आपके पास इक्वेशन आ चुकी है। तो इसको हम टेबल में अगर शो करें तो टेबल फॉर योर इक्वेशन इज 3 = 2x + y। तो मिनिमम 3 वैल्यूज एंड मैक्सिमम 5 वैल्यूज। हम यहाँ पर 3 वैल्यूज से काम चला रहे हैं, x एंड y। क्लियर। तो अब हम इसको शो करते हैं x एंड y। फर्स्ट, इफ x = मैंने रखा है 0, चलो हम रखते हैं 1। क्या रखा 1, देन y वैल्यू क्या आ जाती है, एक वैल्यू माइनस में रखो, x = -1, y वैल्यू आ जाती है 3 - 2 - 1, तो y वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 - -2 1 जा 2, तो आपको y वैल्यू क्या मिल जाती है 3 × 2 5। सेकंड, हमने x वैल्यू रखा है -1 एंड y वैल्यू आपको मिली है 5।
क्लियर। अब हम रख रहे हैं x की वैल्यू को -1 रख रहा हूं मैं, यानी कि 2 का गैप। मैंने 0 को है ड्रॉप किया, मैंने क्या रखा है x की वैल्यू 1। देन y वैल्यू क्या आ जाती है, y इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 1, y इक्वल टू 3 माइनस 2 एंड y वैल्यू 1। x की वैल्यू आपने रखी है 1 एंड y वैल्यू आपको मिली है 1। तीसरी वैल्यू मैं आपको रख रहा हूँ, मैंने 2 का है गैप लिया है, तो मैंने x की वैल्यू कब रखा है 3। कितना रखा है 3, यानी कि 1 छोड़ के 1। क्लियर। -1 रखा, 0 को छोड़ा, 1 रखा, अब मैंने 2 को छोड़ा, 3 रखा। क्लियर। देन y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है 3 माइनस 2 इंटू 3, y इक्वल टू 3 माइनस 3 2 जा 6 एंड y वैल्यू इक्वल टू -3। देन x की वैल्यू 3 एंड y वैल्यू क्या आ जाती है -3। तो इस तरह से आपके पास, आपको मैंने तीनों वैल्यू निकाल के दे दी है। तो इसका इस टेबल से आप ग्राफ बनाकर देखें। अगर नहीं आता है तो फिर मैं आपको फिर से बोलूँगा कि अगर कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, फिर मैं आपको इसी टेबल से ग्राफ बनाकर बाद में बता सकता हूँ कि आपने कहाँ गलती की होगी, कहाँ नहीं। मैंने आपको 2 ग्राफ बिल्कुल स्लीकली एंड बिल्कुल धीरे धीरे आपको समझाए हैं बनाने, और उम्मीद करता हूं कि आप अपनी कमी 9th क्लास में ही पूरी करें, क्योंकि नहीं तो आपके 10th क्लास में आपको दिक्कत आएगी। वहां पर आपको 2 लीनियर इक्वेशंस को काम में लेना होगा। यहाँ पर अभी आपके क्या है, एक ही लीनियर इक्वेशन है, तो एक ही लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना अच्छी तरह से सीख लें, जिससे आपको 10th में दिक्कत नहीं आए। क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा माइंड अपडेटेड क्वेश्चन है ये, आपको खुद को सोचना होगा इसका आंसर हम कैसे देंगे। ये आपकी 4.3 एक्सरसाइज पूरी प्रैक्टिकली है, इसका मतलब ग्राफ पर रिलेटेड है। तो ऐसे क्वेश्चंस को बोलते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2 and 14, how many more such lines are there and why। बिंदु 2 और 14 से गुजरने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए और इस प्रकार की कितनी और रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। आपको पता है क्या करना है, आपको इसका आंसर देना है बिल्कुल समझदारी से। मान लो आपने एक है ना ग्राफ बनाया, मैं रफली ले रहा हूं, एक आपने ग्राफ बनाया, यहाँ पर आपके पास x है, यहाँ पे आपके पास x डैश है, यहाँ पे आपके पास y है, यहाँ पे y डैश है। क्लियर। इसको आपको खुद करोगे, देखना मैं आपको बस समझा रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ कि इसको आपको करना कैसे है। क्लियर। आपको पता है यहाँ पर है ना पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। मान लो आपने कोई पॉइंट 2 and 14, यहाँ पर आपके पास 2 है और यहाँ पर कहीं जाकर आपके पास 14, आपने ये पॉइंट आपने यहाँ पर शो कर दिया 2 and 14। अब इस पॉइंट से कितनी लाइनें जाएंगी, इस पॉइंट से कितनी लाइनें जा सकती हैं। आप यूँ भी ले सकते हो, 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 राइट। इसका मतलब है कि आपने कितनी सारी लाइनें खींची हैं, बहुत सारी। तो इसका आंसर क्या होगा, इस प्रकार की और कितनी लाइनें हो सकती हैं। हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। योर आंसर इज इन्फिनिटिव। कितनी लाइन होंगी, इन्फिनिटिव, यानी कि इनफाइनाइट, अनंत लाइनें हो सकती हैं आपकी। आपको इस तरह से कोई सी भी 2 लाइनों का इक्वेशन लिखना है जिसमें x के कोऑर्डिनेट 2 आएंगे एंड y के एन कोऑर्डिनेट 14 आएंगे। तो आप लिख सकते हो इस तरह की इक्वेशन बनाकर, इसमें x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 14। या आप ये इक्वेशन मैं आप पर रहना छोड़ता हूँ, इक्वेशन कैसे लिखनी है। लेट अस सपोज आई शो टू यू योर प्रीवियस क्वेश्चंस। ये इक्वेशन रही आपकी, जैसे मान लो ये वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन मेरी किस पॉइंट के लिए है, -1 and 5 के लिए, -1 and 5 के लिए है। क्लियर। अगर -1 and 5 के लिए हम ये वाली इक्वेशन लिख सकते हैं, तो इसी तरीके से आपको अन्य क्या करना है, आपको ऐसी ही 2 इक्वेशन लिखनी है जिनकी वैल्यू 2 and 14 आए। ये आपको खुद को सोचना है कि वो इक्वेशन क्या बन सकती है। यहाँ पर हमने x की वैल्यू -1 रखी थी एंड y की वैल्यू क्या रखी थी 5, तब आपके पास ये इक्वेशन बनकर आई है। तो यहाँ पर भी आपको आने क्या करना है, x की वैल्यू 2 रखनी है एंड y की वैल्यू 14 रखनी है। फिर आपको देखना है कि इक्वेशन आपकी क्या बन के आती है।
एक्स की वैल्यू 2 रखनी है एंड वाई की वैल्यू आपको 140 रखनी है। आप कोई सी भी दो इक्वेशन बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से। ये मैं आपको बताऊंगा नहीं, अगर मैंने आपको बता दिया तो आप रट्टे मारने लग जाओगे, उन्हीं दोनों इक्वेशंस को लिख कर आ जाओगे। क्लियर? मैं चाहता हूँ कि आप खुद से समझदारी से करें। अगर फिर भी नहीं आता है तो मैं आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको पहले आपको है ना खुद का माइंड लगाना होगा कि वो इक्वेशन कैसी होंगी। हम पहले इक्वेशन बना चुके हैं, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको करा नहीं रहा हूँ। हम पहले इक्वेशन बना चुके हैं आपके कोऑर्डिनेट को यूज़ करके। आपने ये उसमें पढ़ा भी है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि थर्ड एक्सरसाइज में। क्लियर है? तो हम बढ़ते हैं आगे। मैंने सेकंड क्वेश्चन का आंसर इसमें दे चुका हूँ। ऐसी कितनी लाइन हो सकती है? इनफाइनाइट। और क्यों? रीजन इस तरह से आप ये रफली डायग्राम बनाकर शो कर सकते हैं। आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। If the point 3 and 4 lies on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7, find the value of a। यदि बिंदु 3 और 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। जब कोई पॉइंट या कोऑर्डिनेट किसी भी लाइन पर स्थित होता है, यानी कि लाई होता है, तो उसका ए वैल्यू निकालना बिल्कुल आसान है। कैसे करेंगे इसको? आपने क्या किया है, 3y इक्वल टू ax प्लस 7। इक्वेशन फर्स्ट लाइज ऑन द पॉइंट, आपका पास पॉइंट है 3 एंड 4। तो इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपकी पॉइंट 3 एंड 4 पर लाई करती है। सो प्लेस x की वैल्यू 3 एंड y इक्वल टू 4। तो x वैल्यू 3 एंड y इक्वल टू 4 है, ये आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में प्लेस करनी है। हिंदी में कैसे लिखोगे? बिंदु 3 4 समीकरण 1 पर स्थित है, इसलिए x बराबर 3 और y बराबर 4 रखने पर। तो आपके पास y की वैल्यू क्या है? 4 इक्वल टू a वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, x वैल्यू 3 है प्लस 7। इसको आप सोल्व करोगे, 4 3 जा 12 इक्वल टू 3a प्लस 7। तो या फिर आप इसको है ना कह सकते हो 3a प्लस 7 इक्वल टू 12। ए की वैल्यू निकालनी, इसलिए इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड रख लिया। 12 माइनस 7, 3a इक्वल टू 5 एंड a इक्वल टू 5/3। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आपको समझ में आया होगा। ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ चुकी है? 5/3 एंड ये आपका आंसर हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज। For the first kilometer, the fare is ₹8 and the for subsequent distance it is ₹5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare is y kilometer rupees y. Write a linear equation for this information and draw its graph. आपको मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ एक बार और। एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर पर 8 रुपये लगता है और उसके बाद की दूरी पर प्रति किलोमीटर कितना लगता है? 5 रुपये। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर है, कितनी है? x किलोमीटर है और कुल किराया y रुपये हो, तो उसका एक रेखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख ज्ञात कीजिए। आपको दिए गए जो भी कंडीशन, उससे पहले आपको इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने के बाद x एंड y की वैल्यूज फाइंड करनी है एंड फिर आपको क्या करना है? ग्राफ फाइंड करना है। इसने क्या बोला है? 8 रुपीज़ पर किलोमीटर। पहले किलोमीटर का किराया कितना है? 8 रुपीज़। अभी मैं इक्वेशन नहीं बना रहा हूँ। पहले किलोमीटर का किराया कितना है? 8 रुपीज़। उसके बाद पर किलोमीटर का किराया कितना है? 5 रुपीज़ टोटल इंटू
जो भी पर किलोमीटर का किराया, उसने टोटल डिस्टेंस चला है x, टोटल डिस्टेंस कितनी चला है x, क्लियर। यदि कुल किराया डिस्टेंस को उसने क्या ले लिया है x के, एंड रेंट को उसने क्या ले लिया है y को, तो आपको आपकी इक्वेशन क्या बनेगी जरा सोच सकते हो। पर किलोमीटर रेंट, अगर रेंट को हम निकालें तो आपका रेंट आता है ₹8 प्लस, कैसे बनेगी, टोटल आपके पास रेंट है कितना ₹8, पहले किलोमीटर का रेंट है आपका, वो सॉरी फेयर है आपका ₹8, और उसने बोला है पर किलोमीटर फेयर ₹5। लेट अस सपोज हम इसको को लेकर चलते हैं, वो उसने टोटल डिस्टेंस कवर की है 1 किलोमीटर, कितनी 1 किलोमीटर। हम बना रहे हैं इक्वेशन 1 किलोमीटर, इसने आपको बोला नहीं है कितने किलोमीटर चला है, कितने किलोमीटर उसने रेंट दिया है, ठीक है। तो हम इसको 1 किलोमीटर सपोज करते हैं, 1 किलोमीटर का रेंट आपका कितना है ₹8, टोटल फेयर कितना हो गया ₹8, और पर किलोमीटर आपको वन कितना देता है वो ₹5। तो मान लो पर उसने एक किलोमीटर का दे दिया ₹5 प्लस 3, हमने इसको 2 उसमें डिवाइड कर लिया, 5 प्लस 3, 8 को किस में डिवाइड कर लिया 5 प्लस 3। तो हम इक्वेशन बनाते हैं उसकी, यानी डिस्टेंस को किस में लिया है x में, तो 5 इंटू एक्स यानी कि 5x, और टोटल फेयर कितना है ₹y, 5x प्लस टोटल फेयर कितना है ₹y, 5x प्लस 3, और ये टोटल फेयर कितना है y। तो हमने इसको इक्वेशन बनाई है 5x प्लस 3 इक्वल टू y, क्योंकि इसने आपको बोल रखा है टोटल फेयर ₹y है, पर किलोमीटर कितना चला है 5x, यानी कि 5x प्लस 3 कहाँ से है, मैंने 8 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसका मतलब माना कि मैंने टोटल फेयर कितना हो गया ₹8, क्योंकि टोटल फेयर कितना है y, एंड 1 किलोमीटर चला है, तो 5 1 जा 5 एंड प्लस 3, और पहले किलोमीटर का उसने ₹8 ले चुका है। तो ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है 5x प्लस 3 इक्वल टू y, ये आपके पास इक्वेशन बन चुकी है, क्लियर है। तो इस इक्वेशन को हम फॉलो करके आपको टेबल बनानी है, एंड फिर उससे आपको क्या करना है ग्राफ बनाना है, इतना कर लोगे। चलो टेबल बनाते हैं इसकी, 5x प्लस 3 इक्वल टू y, 5x प्लस 3 इक्वल टू y आपके पास ये आया है। तो इसकी हम टेबल बनाए, तो टेबल फॉर 5x प्लस 3 इक्वल टू y। अब इसका जब हम स्केल लिखेंगे तो 1 यूनिट नहीं लिखेंगे, रुपीज़ लिखेंगे, क्या लिखेंगे रुपीज़, x एंड y। फर्स्ट इफ़ x इक्वल टू 1, मैं पॉजिटिव वैल्यू ले रहा हूँ सारी, आप नेगेटिव भी ले सकते हैं, चलो नेगेटिव ले लेते हैं, नहीं पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आपकी इच्छा हो वो ले सकते हैं। इफ़ x इक्वल टू -1, चलो एक मैंने नेगेटिव ले ली, देन 5 -1 प्लस 3 इक्वल टू y, एंड -5 प्लस 3 इक्वल टू y, एंड -2 इक्वल टू y। क्या आया, आपने x की वैल्यू -1 रखी तो y की वैल्यू क्या आ गई -2। सेकेंड इफ़ x इक्वल टू मैंने रखा है 2, 0, x की वैल्यू रख दी 1, 1 बाई 1 का गैप छोड़कर मैंने 0 को स्किप करके 1 रखा है, 5 1 प्लस 3 इक्वल टू y, 5 प्लस 3 इक्वल टू y, एंड y वैल्यू क्या आ जाती है आपके पास 8 इक्वल टू y। चलिए
एक्स की वैल्यू आपने 1 रखी है तो वाई की वैल्यू क्या आ गई 8। इसी तरह से आप थर्ड वैल्यू निकालोगे। इफ़ एक्स इक्वल टू 2 को मैंने छोड़ा, चलो अब ये हमारे पास कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, तो ये हमारी थर्ड पॉइंट मान लिया मैंने। क्या मान लिया? थर्ड पॉइंट। इसको मैंने थर्ड पॉइंट माना है। तो मैं x की वैल्यू 0 रखना चाहूँगा, तो x की वैल्यू मैंने 0 रखी सेकंड पॉइंट में। x की वैल्यू मैंने 0 रखी है सेकंड पॉइंट में। इफ़ x इक्वल टू 0, इफ़ x इक्वल टू 0 देन आपके पास 5 इंटू 0 प्लस 3 इक्वल टू वाई, 3 इक्वल टू वाई। तो y की वैल्यू क्या आ जाती है 3। अब फिर मैंने x की वैल्यू 1 रखी है तो एंड y की वैल्यू क्या मिलती है 8। मैंने वो वैल्यू क्यों नहीं रखी? क्योंकि उसमें मुझे y की वैल्यू मुझे 15 मिलती। हो सकता है आपके यानी ग्राफ पेपर पर 15 अवेलेबल ना हो एक साइड में y की वैल्यू, क्योंकि आपको मैक्सिमम कितनी जाएगी 12, इसलिए मैंने 15 या 13, क्योंकि y की वैल्यू आपको मैक्सिमम कितनी होती है 13 या 12। अगर आपके पास बड़ा ग्राफ पेपर है, छोटा है तो 10 ही मिलेगी जैसे मेरे ग्राफ पेपर में आई थी। क्लियर? तो इसलिए हमें y की वैल्यू का भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ये आपके पास टेबल है, इस वाली टेबल को यूज़ करके आपको क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। आप वो आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 5, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। आपके पास क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 में? फ्रॉम दी चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर 4.6 एंड 4.7। आपके पास फिफ्थ में 2 क्वेश्चन है, एक 4.6 वाले फिगर के लिए, एक है 4.7 फिगर के लिए। 4.6 और 4.7 क्या कह रहा है? 4 निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में से सही समीकरण का चयन कीजिए। क्या करना है आपको? इन इक्वेशंस को आपके पास 1 2 3 4 इक्वेशन आपको गिवन है। आपको बताना है कि ये वाला ग्राफ कौन सी इक्वेशन के लिए बना है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। क्या करना है? किसी भी एक पॉइंट को आप लोगे, किसी भी एक पॉइंट को, आपके पास इसमें 3 पॉइंट है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट। क्लियर? किसी भी एक पॉइंट को लोगे, पहले किसको लेना है? पहले एक पॉइंट को और एक इक्वेशन को चेक करना है। हम पहले चेक करेंगे y इक्वल टू एक्स पर। y इक्वल टू एक्स पर x की वैल्यू आपके पास -1 है। फर्स्ट पॉइंट की बात कर लेता हूँ। x की वैल्यू क्या है? -1 एंड y की वैल्यू 1। x की वैल्यू -1 एंड y की वैल्यू 1। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है ना। तो इसका मतलब पहला पॉइंट मेरा इस इक्वेशन को नहीं है। कहने का मतलब है कि आपको हर पॉइंट को रखकर देखना है जो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करता है। जिस इक्वेशन को सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे वो आपकी इक्वेशन उस वाली इक्वेशन का ये वाला ग्राफ बन जाएगा। तो मेरा पहला पॉइंट यानी कि पहले इक्वेशन के लिए मेरा ये ग्राफ नहीं है। अब मैं चलता हूँ सेकंड इक्वेशन को चेक करने। सेकंड इक्वेशन मेरे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 0। इसको हमें सेटिस्फाई करेंगे। पहले फर्स्ट पॉइंट पे x की वैल्यू -1 रख कर देखो, y की वैल्यू 1 रख कर देखो। x की वैल्यू -1 प्लस 1 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0, मतलब पहला पॉइंट तो मेरा अप्लाई हो गया। क्लियर? अब सेकंड पॉइंट को देखना है। सेकंड पॉइंट आपके पास 0 0, x की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू 0 रखी, तो 0 इक्वल टू 0, इसका मतलब ये भी मेरे पास सेटिस्फाई हो गया। थर्ड पॉइंट को रख कर देखोगे 1 एंड -1, 1 एंड -1 इक्वल टू 0, इसका मतलब 0 इक्वल टू 0। तो फिर आपको आने वाली इक्वेशंस पे फिर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ये जो ग्राफ है वो कौन सी इक्वेशन का है? सेकंड इक्वेशन का। आपको करना क्या था? आपको x और y की वैल्यू रखकर देखनी थी हर पॉइंट की, जो सेटिस्फाई करे यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड निकल के आ जाए, वो ग्राफ उसी इक्वेशन का होगा। बैठा समझ में? नहीं बैठा तो हम सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट इक्वेशन को पहले चेक करेंगे, y इक्वल टू एक्स प्लस 2, y इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो इसको हमने यानी चेक किया है। तो इसमें हम पहले चेक करेंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट को रखकर, x की वैल्यू -1 एंड y की वैल्यू 3। आपकी यानी फर्स्ट इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स प्लस 2। मैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन में रखकर देख रहा हूँ, y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू -1 है एंड प्लस 2, 3 इक्वल टू 1।
क्या कभी इक्वल होते हैं? नहीं ना। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन कैंसिल हो जाती है, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये गिरा वाला ग्राफ फर्स्ट इक्वेशन का नहीं है। अब चलते हैं सेकंड इक्वेशन को सर्च करने। सेकंड इक्वेशन की बारी आती है। सेकंड इक्वेशन आपकी है y इक्वल टू एक्स माइनस टू। तो हम पहले देख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट पर ही। y की वैल्यू 3 एंड x की वैल्यू क्या है? -1 -2। 3 इक्वल टू -3, ये भी इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ प्लस है, ये माइनस है, तो ये भी हमारे कैंसिल। सेकेंड इक्वेशन का भी ग्राफ नहीं होगा ये वाला हमारा। चलते हैं थर्ड इक्वेशन को चेक करने। इस तरह से आपको बारी बारी से हर इक्वेशन को चेक करना पड़ेगा, फिर आपको देखना है कि वो इसकी इक्वेशन, ये ग्राफ कौन सी इक्वेशन का होगा। मैं तो यहाँ पर आपको मिटा रहा हूँ, लेकिन आपको ऐसे मिटाना नहीं है हर एक इक्वेशन को। अगर आपको पहली में मिल जाती है तो दूसरी इक्वेशन पे जाने की ज़रूरत नहीं होगी। थर्ड इक्वेशन आपके पास y इक्वल टू -x + 2। क्लियर? तो आपके पास y की वैल्यू क्या है? फर्स्ट पॉइंट में y की वैल्यू 3 इक्वल टू x की वैल्यू -1 + 2। x की वैल्यू, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू -1 एंड x की वैल्यू पहले ही माइनस में, सॉरी x की वैल्यू पहले माइनस हमारे पास एक है, एक -1 और +2। तो 3 इक्वल टू --- +1 + 2, 3 इक्वल टू 3। मतलब ये मेरा फर्स्ट पॉइंट लग चुका है इसमें। अब मुझे सेकंड पॉइंट को चेक करना है। y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 तो और +2। इसका मतलब सेकंड पॉइंट भी मेरा लग चुका है इसमें, 2 इक्वल टू 2। अब मुझे थर्ड पॉइंट पे देखना है। y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2 है तो -2 + 2, इसमें भी 0 बराबर 0। मेरा तीनों पॉइंट इसमें यूज़ हो चुके हैं, तीनों पॉइंट पर ये सेटिस्फाई करते हैं। तो ये आपका कौन सी लाइन का है? कौन सी लाइन आएगी? थर्ड लाइन, यानी कि थर्ड इक्वेशन का आपके पास ये ग्राफ है। क्लियर? तो फोर्थ पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6? If the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 unit. Also read from the graph and work done by the distance traveled by the body is। एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई गति के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख कीजिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक है, 0 मात्रक है, तो आलेख द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। आपको पता है फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है? वो इसने बोल दी है इसमें। फोर्स की डेफिनेशन होती है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वर्क इफ द वर्क इज डन बाय एन बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स is directly proportional to the distance traveled by W इक्वल टू F इंटू डी। सॉरी, वर्क की आपकी डेफिनेशन होती है F इंटू डी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जहाँ आपका W है वर्क, F है आपके पास फोर्स, D है आपके पास डिस्टेंस, यानी कि बल कार्य समानुपाती यानी अनुक्रमानुपाती है। F यानी फोर्स यानी बल के, D यानी दूरी के, और इसने बोला है D आपके कांस्टेंट है। D कितना है? कांस्टेंट है। तो हम इसको, हमारे पास इक्वेशन आएगी W इक्वल टू 5
डी। अचर बल 5 मात्रक लेकर, यानी कि आपको है ना फोर्स को है ना कितना लेना है 5 और डी। तो आपके जो है ना ये इक्वेशन आपके पास बन चुकी है W = 5 × डी। तो इसमें आपके पास अब x और y वैल्यू ना होकर क्या है W और d है। इसको आप x मान सकते हो, इसको आप y मान सकते हो। क्लियर? इसमें आपको ऐसा कुछ बोला नहीं है कि आपको किसको x मानना है किसको y मानना है। आप मैंने आपको बता दिया, इसको x मानो इसको y मानो, W की वैल्यू रखते जाओ या फिर D की वैल्यू रखते जाओ, W की वैल्यू आपको मिलती जाएगी, या फिर W की वैल्यू रखते जाओ, D की वैल्यू आपको मिलती जाएगी। इस तरह से आपको एक टेबल बनानी है और इसका आपको है ना ग्राफ खुद से खींचना है। टेबल भी आप खुद को बनानी है और ग्राफ भी खुद को खींचना है, बिल्कुल ईजी है। D की वैल्यू कुछ भी रखो, W आपके पास आएगा। फिर जो आपको है ना ग्राफ से यूज़ करना है कि आपने कितने दूरी तय की गई, यानी कि डिस्टेंस कितनी आ गई और 0 आपके पास तब है। क्लियर? अगर डिस्टेंस आपकी 2 है, डी आपने 2 लिया है, तो आपके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। डी आपका 0 है तो आपके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। इस तरह से आपको इसमें फाइंड करना है ग्राफ खींचने पर। क्लियर है? नहीं आता है तो आप बोले। ये वाला ग्राफ में आपको इसमें कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, केवल गाइड कर रहा हूँ आपको। मैंने एक इक्वेशन बना के दे दी है W = 5D। इस इक्वेशन से आपको अपना ग्राफ खुद से ही बनाना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। इसमें W को x एंड D को y, या फिर आप किसी को भी x और y मान सकते हैं। जो हमारा ग्राफ होगा वो आपका डी और उसमें होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसका भी ग्राफ आपको खुद को बनाना है, मैं आपको गाइड करूंगा बस इसमें। क्वेश्चन नंबर 7, बाकी के ग्राफ आपको खुद को बनाने हैं। ठीक है, इक्वेशन मैं आपको बना कर दे रहा हूँ। इक्वेशन से टेबल आपको बनानी है एंड ग्राफ भी आपको बनाना है। एक विद्यालय की कक्षा 9th की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये का अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती है। आप उनका अंशदान x और y मान सकते हैं। इस समीकरण का आलेख कीजिए। भाई आप 2 लड़कियां हैं, कौन सी? यामिनी। मान लो मैंने यामिनी को मान लिया x, y यामिनी ने जो पैसे दिए हैं वो मैंने मान लिए x। मैंने हिंदी में इसको पढ़ दिया है, इंग्लिश में ऊपर लिखा हुआ है ना। तो y मैंने किसको मान लिया? फातिमा को। दूसरी लड़की कौन सी है? फातिमा। दोनों ने मिलकर कितने दिए हैं? x + y = 100। दोनों ने मिलकर कितने रुपए दिए हैं? x + y = 100। तो ये आपके पास इक्वेशन आपके पास बन चुकी है, x + y = 100। तो इससे आपको ग्राफ लेना है और इसका आपको ग्राफ खींचना है। x की वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू मिलती जाएगी और इससे आप सोल्व करना सीखोगे। तो 100 - y। ठीक है, स्केल आपको खुद को लेना। आप 100 शो नहीं कर सकते, तो x की वैल्यू इस तरह से रखना, y की वैल्यू इस तरह से रखना कि आपका स्केल छोटा हो जाए। क्लियर? अभी तो हमने 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट लिया था। तो अब आप इसमें स्केल अपनी तरफ से इस तरह से है ना सोचना कि आप खुद स्केल ले सको। जैसे कि आपने माना कि y की वैल्यू आपने रख ली है 5, तो आप ₹x एंड y, तो आप एक स्केल को 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर = 5 यूनिट भी लेकर चल सकते हैं। 5 यूनिट यानी कि 5 रुपीज़ आ गया आपके पास। अब यहाँ पर 1 सेंटीमीटर = 5 रुपीज़ या 10 रुपीज़। ये आपके पास स्केल आप इसमें ले सकते हो, जिससे आपके पास टोटल आ जाएगा। मैं कहूँगा कि आप 10 लो। 1 सेंटीमीटर = 10 रुपीज़। ये स्केल से आप इसको यूज़ कर सकते हो। आपके पास 10-10 के गैप में आपके पास 100 रुपये आ जाएंगे। क्लियर? तो आपको x की वैल्यू आप रखोगे रुपीज़ में। मानो पहले y किसका माना है? हमने फातिमा ने है ना 20 रुपये दे दिए। तो पहली बार फातिमा ने 20 रुपये दिए, तो है ना यामिनी कितने देगी? 80 रुपये। इस तरह से आपके निकलते चले जाएंगे। क्लियर? तो इस तरह से आपको सोल्व करना है। x = मैंने आपको बता दिया है स्केल,
1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 रुपीज़, मतलब 10 रुपीज़ का आपको गैप डिफरेंस लेना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर लिखोगे भाई 1 2 3 4 5, लेकिन वो 10 रुपीज़ का आ जाएगा। 1 सेंटीमीटर, 1 पे आएगा 10 रुपीज़, 2 पे आएगा 20, 3 पे आएगा 30। बैठ गया समझ में? इक्वेशन मैंने आपको बनाकर दे दिया, ग्राफ आप बनाए। ये मैं जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि अगर इस तरह से हम हर एक ग्राफ को बनाएंगे तो बहुत बड़ा टाइमिंग ले चुका होगा ये, इसलिए आपको इक्वेशन बनानी है। अगर कोई सी भी इनमें से कोई से भी नंबर का जो भी मैंने ग्राफ आप पर छोड़ा है, अगर कोई सा भी ग्राफ आपको समझ में नहीं आता है या बनाना नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपना नाम भी बताएं, तो मैं आपको पर्टिकुलरली उसको समझाऊंगा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जो मैंने पहले 2 ग्राफ बनाकर समझाए हैं वही आएंगे और वही आपके एग्ज़ाम में आते हैं। क्लियर? आपको बस करना क्या है, इक्वेशन आपको बनानी है और इक्वेशन बनते ही आपके पास ग्राफ आपके सामने होगा, एक्स एंड वाई। चलते हैं एक्स आपके क्वेश्चन नंबर 8। आपके क्वेश्चन नंबर 8 में इक्वेशन आपको पहले से बनी हुई दे रखी है, पहले से बनी हुई दे रखी है, एफ इज इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, whereas in countries like इंडिया इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस। आपको पता है कि हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज़ हैं और हर कोई एक अपने अपने टेम्परेचर को अलग अलग यूनिट में मेजर करता है। जैसे कि इसमें बोला गया भारत में इसको सेल्सियस में, और बाकी जो आपके वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उसको उसमें टेम्परेचर को किस में मेजर करते हैं, फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। तो उसका कॉम्बिनेशन यानी कि उसकी एक इक्वेशन आपको यहाँ पर गिवन है। 1 फ़ारेनहाइट इक्वल होता है 9/5 इंटू सी प्लस 32। तो इसमें इक्वेशन आपके पास आ चुकी है। एफ को आप मानोगे एक्स और सी को आप मानोगे वाई। अपनी तरह से कुछ भी मान सकते हो, एफ को एक्स और वाई, सी को वाई, या फिर इसने आपको इसमें बोल भी दिया है कि आपको किसको क्या लेना है। क्लियर? इसने बोला है सेल्सियस को क्या लेना है, एक्स लेना है, सेल्सियस को एक्स लेना है एंड फ़ारेनहाइट को वाई लेकर आपको इसको सॉल्व करना है। इसमें स्केल आपका चेंज हो जाएगा, स्केल आप वही मान सकते हो 1 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 5, जो भी आपके उसके हिसाब से लगे। जैसे मैंने अभी आपको बोला था ना रुपये पैसे, वो इससे पहले वाले रुपये वाले में, तो आपको देखना है कि आपके मैक्सिमम कहाँ तक जाता है। तो आपको इसमें जो सी की वैल्यू रखोगे इस तरह से रखना कि आपकी वो 5 से डिवाइड हो जाए। किससे डिवाइड हो जाए, 5 से। सी की वैल्यू रखोगे वो 5 से डिवाइड होनी चाहिए, नहीं तो ये फ्रैक्शन में आपकी मेजर नहीं आनी चाहिए। जब आप टेबल बनाओगे तो आपके पास फर्स्ट वैल्यू आप इसकी ये निकालोगे 9 इंटू 5, 9 इंटू 5। सी आपके पास क्या है, सी यानी सेल्सियस, सेल्सियस यानी एक्स, एक्स की वैल्यू आपको यानी किस में रखना है, 5 की डिजिट में, 5 की डिजिट में रख लिया। तो 9 प्लस 32 तो आपके पास आ जाता है 41। फ़ारेनहाइट आपके पास क्या आ गया, 41, 41 यानी वाई, वाई आपका पास वाई पहुंचेगा क्या आपके पास है, आपके यानी 41 नहीं ना। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, स्केल चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्केल चेंज। स्केल चेंज आप इस तरह से कर लेना, वाई एक्सिस पर 10 का डिफरेंस आप ले सकते हो। कितने का, 10 का, यानी कि एट वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 फ़ारेनहाइट। वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 फ़ारेनहाइट, और एक्स एक्सिस पर आपके आ जाएगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस, 5 सेल्सियस। अलग अलग आपके 5 के डिफरेंस, क्योंकि हमने यहाँ पर 5 का डिफरेंस लिखोगे वही 1 2 3 4 5, लेकिन 1 पर 5 आ जाएगा, 2 पर 10 आ जाएगा, 3 पर वो आ जाएगा। क्लियर? आपको 5 10 ऐसे आप लिखोगे। चलो इसका मैं आपको रफली बनाता हूँ। इसकी पहले टेबल बनाते हैं हम, पहले टेबल बनाए। मैं टेबल यहाँ पर बना रहा हूँ इसकी। सेकंड है ना क्वेश्चन,
इसकी टेबल बनाकर मैं आपको दे देता हूँ। ये आपके पास टेबल है, इसके ऊपर अपनी इक्वेशन लिखना ना भूलें। टेबल 4 किसके लिए है? ये एक्स एंड वाई। क्लियर? एक्स आपने माना है सी सेल्सियस, वाई को माना है आपने फ़ारेनहाइट। अभी हमने रखा है, पहले ही मैंने निकाली है। पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ। एफ इज इक्वल टू 9/5, एफ इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। फर्स्ट मैंने आपको बोला था इफ़ सी इज इक्वल टू 5, सी इज इक्वल टू 5 रखा तो आपके पास एफ की वैल्यू क्या आ जाती है? सी का मतलब है एक्स। क्लियर? अब हम सी का मतलब क्या है? एक्स। एफ इज इक्वल टू 9/5। पहले हम सी वैल्यू 0 भी रख सकते हो। आप क्या रख सकते हो? 0, लेकिन मैं रख रहा हूँ 5 ओनली। 5 इंटू 5 प्लस 32। तो एफ आपके पास आ जाता है 9 प्लस 32 इक्वल टू 41। सी की वैल्यू आपने 5 रखी है, एफ की वैल्यू क्या आपके पास आ जाती है? 41। सेकेंड, एफ की वैल्यू आपने रखी, एफ की वैल्यू आएगी जब आप सी की वैल्यू को क्या रखोगे? 10। 5 इक्वल टू 10, तो सी की वैल्यू आपने क्या रखी है? 10। 5 10, तो 5 2 ज़ा 10 एंड प्लस 32। तो एफ की वैल्यू क्या आ जाती है? 18 प्लस 32, ये एफ की वैल्यू आ जाती है आपके पास 50। थर्ड, सी की वैल्यू मैं रख रहा हूँ 15। एफ इज इक्वल टू 9 इंटू 3। और जब आप 15 रखोगे तो 9 इंटू 3 प्लस 32। मैंने पहले ही कट कर दिया इसको। 5 3 ज़ा 15, तो एफ की वैल्यू क्या आ जाती है आपके पास? 27 प्लस 32 इक्वल टू 7 2 9 3 2 5 59। तो आपके पास क्या आ जाती है? 59। तो एक्स की वैल्यू यानी कि सी की वैल्यू आपने 10 रखा था, तो आपके पास एफ की वैल्यू मिली थी 50 और ये आपके पास आ गई 59। अब चलता हूँ मैं इसको रफली ग्राफ में आपको बताने के लिए। आपने पेज को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। या आपके पास एक्स आ गया, या आपके पास एक्स डैश आ गया, या आपके पास वाई आ गया कैपिटल में, और आपके पास वाई डैश आ गया। क्लियर? यहाँ पर आपको एक्स पर आपने क्या शो किया है? स्केल यूज़ करोगे। एक्स पर आपने शो किया है, मैंने बोला था 1 यूनिट। एक्स एक्सिस पर क्या बोला था? 1 यूनिट इक्वल टू 5 सेल्सियस। लेकिन अब मेरे पास मैक्सिमम कितना जा रहा है? 15 जा रहा है, और हमारे पास यहाँ पर मैक्सिमम कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो हम है ना 15 ना लेकर कितना ले सकते हैं? 2 2 काट के आप 8 2 से 16 हम पहुँच जाएंगे आराम से। तो इसलिए 1 यूनिट इक्वल टू 2 डिग्री सेल्सियस। एट एक्सिस पर आ गया आपके पास स्केल, यानी कि आप यहाँ पर जब आप 2 2 का गैप डिफरेंस दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2 2 का गैप डिफरेंस 2 4 6 8 10, इस तरह से। अब आपको 1 1 नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है? ये सेल्सियस में लिखना है 2 4 8, क्योंकि हम 2 2 का गैप डिफरेंस दे रहे हैं। क्लियर है? आपको वाई पर है ना कितना जाना है? 60 पर जाना है। 60 पर जाना है। अगर आपके पास वाई पर मैक्सिमम आपके पास मान लो 10 आती है, कितनी आती है? 10। चलो हम है ना 12 मानकर भी चल रहे हैं या 10 मानकर चल रहे हैं, हम मिनिमम 10 मानकर चलते हैं। वाई पर मैक्सिमम आपके पास कितनी थी? 10 थी, मेरे पास 10 भी आई थी। तो आपका टोटल कितना जाना है? 60 जाना है। तो इसका मतलब क्या हो गया? हर एक पर आपको 6 का गैप ले सकते हो, या आपको 5 का गैप ले सकते हो। तो मैंने ले लिया 5 का गैप। कितने का? 5 का। एट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस 5 का मैं भी इसलिए लिया क्योंकि हम उसको अच्छी तरह से हम काउंट कर सकते हैं। 1 यूनिट स्केल में लिख रहा हूँ आपको, 1 यूनिट इक्वल टू 5 फ़ारेनहाइट। तो आप जब आप ये लोगे इसके ऊपर 5 का डिफरेंट ले लोगे, 5 10 15, यानी कि जो आपके बीच में मान लो बीच में आपके पास आपको शो करना है 59, तो 59 कैसे शो करोगे? आपके पास यहाँ पे आएगा 55 और ये 60 के बीच में
5 इक्वल पॉइंट्स होंगे, तो हर एक को आपको 2 पॉइंट पे काउंट करना है, हर एक को 2 पॉइंट पे काउंट करना है। क्लियर? हर टू लाइन को वन पॉइंट पे काउंट करना है, यानी कि टू आपको यानी छोटी लाइन लोगे तो ये यानी 56, फिर 57, फिर 58, हर टू लाइन को आपको क्या करना है, 1 पर काउंट करना है। इस तरह से आप इस टेबल का आपको ग्राफ बनाना है। टेबल का ग्राफ बनाने के बाद इसको आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने। यदि टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर क्या होगा, आप इक्वेशन से भी शो कर सकते हैं, नहीं तो आप ग्राफ से भी सीधे ही आंसर दे सकते हैं। आपके टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड, मान लो 30 आपका यहाँ पर आता है एक्स पर, तो एक्स पर आपका 30 डिग्री कहाँ मीट कर रहा है, वाई पर कहाँ मीट कर रहा है, आपको वो देखना है। क्लियर? इसी तरीके से आपको यदि टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो आपको 95 डिग्री फ़ारेनहाइट कहाँ पर मीट करेगा, एक्स पे, वो देखना है आपको। तो सेल्सियस में क्या होगा, यदि टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना होगा, यदि फ़ारेनहाइट में 0 डिग्री है तो सेल्सियस पर कितना होगा। क्लियर? अगर आप इन वाले क्वेश्चंस को ग्राफ से नहीं देना चाहते हैं तो आप जो हमारी इक्वेशन है इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी तो आप रख कर बता सकते हो। नहीं, जैसे किसने बोला है 30 डिग्री, आपके पास f इक्वल टू 9/5 c प्लस 32, ये क्वेश्चन है। तो अगर आप इसका आंसर इससे नहीं देना चाहते, ग्राफ से नहीं देना चाहते, डायरेक्टली प्रैक्टिकली देना चाहते हैं, थ्योरेटिकल देना चाहते हैं, तो आपको c की वैल्यू 30 डिग्री रखो प्लस 32, 5, 6, तो f की वैल्यू 9 × 54 यानी कि 6 × 9 = 54 प्लस 32, आपका आंसर आ जाता है 4 + 2 5 + 3 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर? इस तरह से भी आप दे सकते हो और अपना आंसर चेक कर सकते हो। जैसे इसमें 95 था तो f की वैल्यू 95 रखी, 9 + 5 × c प्लस 32, आपको सेल्सियस में निकालना है, मैंने डायरेक्टली आंसर कर रहा हूँ, इक्वल टू 9/5 × c, तो ये आपके पास आ जाएगा 3, 9 - 3 6, इक्वल टू 9/6 × c। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो 63/5/9 इक्वल टू c, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 9 × 7 = 63, तो 7 × 5, तो आपके पास c की वैल्यू क्या आ जाती है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। इसका आंसर आपके पास 9/5 × c प्लस 32 डिग्री। इसमें ने बोला है जब टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, f इक्वल टू c को मैंने क्या ले लिया 0, तो ये 0 हो जाएगा प्लस 32। तो जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेकंड बोला है यदि टेम्परेचर में 0 डिग्री फ़ारेनहाइट लेता हूँ तो मैंने f को मैंने अब 0 ले लिया, 9/5 c प्लस 32, तो मेरा फिर सेल्सियस में कितना हो जाएगा, तो आपके पास आ जाता है 9/5 c इक्वल टू -32 डिग्री, c इक्वल टू बाई क्रॉस मल्टीप्लाई 92/5/9, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आपके सामने आ जाएगा। क्लियर? आपके लास्ट क्वेश्चन है इसका एक्सरसाइज का भी और इसका भी। मैं एक बार फिर से कहूँगा कि इसका ग्राफ जरूर बना कर देखें। अगर ग्राफ में आपको किसी को भी कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, फिर हम आपको इसको स्मूथली और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। मेरा फिफ्थ क्वेश्चन है, इज़ देयर ए टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस एंड फाइंड इट। क्या कोई ऐसा तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है, यदि हाँ तो उसका निकालिए। ऐसी कौन सी टेम्परेचर होगी वो हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 9/5 c प्लस 32 डिग्री। लेट हमने दोनों को सेम कर लिया, मैंने मान लिया f को भी 0 और c को भी 0। क्या मान लिया, c को भी 0। तो अब इफ़
दोनों को सेम करना है, तो वो टेम्परेचर है कौन सा होगा, इफ़ एफ इजक्वल टू 0 एंड सी इजक्वल टू 0, दोनों को मैंने 0 0 ले लिया, 0 इजक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32 डिग्री, तो 0 इजक्वल टू 0 प्लस 32, तो मेरा आंसर आ जाएगा 32। वो कौन सा टेम्परेचर है जिसपे दोनों जीरो होंगे, यानी कि दोनों की वैल्यू सेम होगी, वो है आपका 32 डिग्री टेम्परेचर में, यानी कि 32 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों इक्वल होते हैं, 32 डिग्री पर रूम टेम्परेचर पर। क्लियर? एक ये आपका 5th वाला क्वेश्चन है। इसी के साथ ही मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मैंने इसको थोड़ा जल्दी में समझाने की कोशिश की, क्योंकि आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन है, ग्राफ की क्वेश्चन हैं, अगर हर एक को समझाने बैठा तो बहुत सारा टाइम आपका भी जाएगा, बहुत सारा टाइम मेरा भी जाएगा आपको समझाने के लिए। वीडियोस में आपको ग्राफ के कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन कर लो, वही काफ़ी होते हैं। लेकिन जब ये 3 या 4 क्वेश्चन करोगे तो वो भी आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। बस कंडीशन क्या है, आपको इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए। एक्स की वैल्यू रखो और वाई की वैल्यू आपको मिलेगी, फिर आपको ग्राफ पे उसको शो करना है। बिल्कुल इजी है। मैंने आपको 2 क्वेश्चन से समझाए, बाकी की मैंने आपको इक्वेशन दी है, और बस कोई क्वेश्चन होगा जिसकी मैंने टेबल आपको बनाकर नहीं दिया है, बाकी की मैंने टेबल आपको बनाकर दी है, और हर एक क्वेश्चन को मैंने अच्छी तरह से समझाया है। फिर भी आपको लगता है कि मुझे और अच्छी तरह से आपको समझाना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं आया, और साथ में कारण भी बताएं कि क्यों नहीं आया, जिससे कि मैं आपको उसी तरीके से आपको समझा सकूं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको सभी को एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू।